अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल पर खुश आमदीद। आजकल हम मारूफ अफ़साना निगार सादत हसन मंटो के अफ़साने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम जो अफ़साना पेश कर रहे हैं उसका उन्वान है बिस्मिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं सादत हसन मंटो का अफ़साना बिस्मिल्लाह। फिल्म बनाने के सिलसिले में ज़हीर से सईद की मुलाकात हुई। सईद बहुत मुतासर हुआ। बम्बई में उसने ज़हीर को सेंट्रल स्टूडियोज़ में एक दो मरतबा देखा था और शायद चंद बातें भी की थीं, मगर मुफस्सल मुलाकात पहली मरतबा लाहौर ही में हुई। लाहौर में यूँ तो बेशुमार फिल्म कंपनियाँ थीं, मगर सईद को इस तल्ख हकीकत का इल्म था कि इनमें से अक्सर का वजूद सिर्फ उनके नाम के बोर्डों तक ही महदूद है। ज़हीर ने जब इसको अकरम की मार्फत बुलाया तो उसको 100% यकीन था कि ज़हीर भी दूसरे फिल्म प्रोड्यूसरों की तरह खोखला है, जो लाखों की बातें करते हैं, ऑफिस कायम करते हैं, किराए पर फर्नीचर लाते हैं और आखिर में आसपास के होटलों के बिल मारकर भाग जाते हैं। ज़हीर ने बड़ी सादगी से सईद को बताया कि वो कम से कम सरमाए से फिल्म बनाना चाहता है। बम्बई में वो स्टैंड फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का असिस्टेंट था। 5 वर्ष तक वो उसके मातहत काम करता रहा। उसको खुद फिल्म बनाने का मौका मिलने ही वाला था कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया और उसे पाकिस्तान आना पड़ा। यहाँ वो तकरीबन 2.5 साल बेकार रहा, मगर इस दौरान में उसने चंद आदमी ऐसे तैयार कर लिए जो रुपया लगाने के लिए तैयार हैं। उसने सईद से कहा, देखिए जनाब, मैं कोई फर्स्ट क्लास फिल्म बनाना नहीं चाहता, कम इल्म आदमी हूँ, स्टैंड फिल्म बना सकता हूँ और इंशाअल्लाह अच्छा स्टैंड फिल्म बनाऊंगा। 50,000 रुपयों के अंदर अंदर 100% नफ़ा तो यकीनी है। आपका क्या ख्याल है? सईद ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हाँ, इतना नफ़ा तो होना चाहिए। ज़हीर ने कहा, जो आदमी रुपया लगाने के लिए तैयार हैं, मैंने उनसे कह दिया है कि हिसाब किताब से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा, ये आपका काम है, बाकी सब चीज़ें मैं संभाल लूँगा। सईद ने पूछा, मुझसे आप क्या खिदमत चाहते हैं? ज़हीर ने बड़ी सादगी से कहा, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर आपको जानते हैं। मेरी यहाँ इन लोगों से वाकफियत नहीं। बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मेरे फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन का बंदोबस्त कर दें। सईद ने कहा, आप फिल्म तैयार कर लें, इंशाअल्लाह हो जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये कहकर ज़हीर ने मेज़ पर पड़े हुए पैड पर पेंसिल से एक फूल सा बनाया। सईद साहब, मुझे 100% यकीन है कि मैं कामयाब रहूँगा। हीरोइन मेरी बीवी होगी। सईद ने पूछा, आपकी बीवी? जी हाँ। पहले किसी फिल्म में काम कर चुकी हैं? जी नहीं। ज़हीर ने पैड पर फूल के साथ शाख बनाते हुए कहा, मैंने शादी यहाँ लाहौर में आकर की है। मेरा इरादा तो नहीं था कि उसे फिल्म लाइन में लाऊं, मगर उसको शौक़ है, बहुत शौक़ है। हर रोज़ एक फ़िल्म देखती है। मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाता हूँ। ज़हीर ने मेज़ का दराज खोलकर एक लिफाफा निकाला और उसमें से अपनी बीवी का फ़ोटो सरका कर सईद की तरफ बढ़ा दिया। सईद ने फ़ोटो देखा। मामूली खदोखाल की जवान औरत थी। तंग माथा, बारीक नाक, मोटे मोटे होंठ, आंखें बड़ी बड़ी और उदास। ये आंखें ही थी जो उसके चेहरे के दूसरे खतूत के मुकाबले में सबसे नुमायाँ थीं। सईद ने गौर से उनको देखना चाहा, मगर मायूब समझा और फ़ोटो मेज़ पर रख दिया। ज़हीर ने पूछा, क्या ख्याल है आपका? सईद के पास इस सवाल का जवाब तैयार नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर दरअसल वो आंखें छाई हुई थीं, बड़ी बड़ी उदास आंखें। गैर इरादी तौर पर उसने मेज़ पर से फ़ोटो उठाया और एक नज़र देखकर फिर वहीं रख दिया और कहा, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ज़हीर ने पैड पर एक और फूल बनाना शुरू किया। ये फ़ोटो अच्छी नहीं, ज़रा सी हिली हुई है। इतने में पिछले दरवाजे का पर्दा हिला और ज़हीर की बीवी दाखिल हुई। वही बड़ी बड़ी उदास आंखें। ज़हीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अजीबो गरीब नाम है इसका।
बिस्मिल्लाह। फिर सईद की तरफ इशारा किया। ये मेरे दोस्त सईद साहब हैं। बिस्मिल्लाह ने कहा, आदाब अर्ज़। सईद ने उसका जवाब उठकर दिया, तशरीफ़ रखिए। बिस्मिल्लाह दुपट्टा ठीक करती सईद के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। हल्के प्याजी रंग के कलफ लगे मलमल के मुहीन दुपट्टे के पीछे उसके सीने का उबार चुगलियां खा रहा था। सईद ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर लीं। ज़हीर ने फ़ोटो वापस लिफाफे में रखा और सईद से कहा, मुझे 100% यकीन है कि बिस्मिल्लाह पहले ही फिल्म में कामयाब साबित होगी, लेकिन समझ में नहीं आता इसका फिल्मी नाम क्या रखूं। बिस्मिल्लाह ठीक मालूम नहीं होता, क्या ख्याल है आपका? सईद ने बिस्मिल्लाह की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी उदास आंखों में वो एक लहजे के लिए जैसे डूब सा गया। फौरन ही निगाह उस तरफ से हटाकर उसने ज़हीर से कहा, जी हाँ, बिस्मिल्लाह ठीक नहीं है, कोई और नाम होना चाहिए। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। बिस्मिल्लाह खामोश थी। उसकी बड़ी बड़ी उदास आंखें भी खामोश थीं। सईद ने इस दौरान में इन आंखों के अंदर कई बार डुबकियां लगाईं। ज़हीर और वो दोनों बातें करते रहे। बिस्मिल्लाह खामोश बैठी अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों पर छाई हुई स्याह पलकें झपका के उसके हल्की प्याजी रंग के कल्फ लगे मलमल के दुपट्टे के पीछे उसके सीने का उबार बराबर चुगलियां खाता रहा। सईद इधर देखता, एक धक्के के साथ उसकी नज़रें दूसरी तरफ पलट जाती। बिस्मिल्लाह का रंग गहरा सांवला था। फोटो में इस रंगत का पता नहीं चलता था। इस गहरे सांवले रंग पर उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और भी ज्यादा उदास हो गई थीं। सईद ने कई मरतबा सोचा कि इस उदासी का बायस क्या है। इनकी साख्त ही कुछ ऐसी है कि उदास दिखाई देती हैं, या कोई और वजह है। कोई माकूल बात सईद के जहन में ना आई। ज़हीर बम्बई की बातें शुरू करने वाला था कि बिस्मिल्लाह उठी और चली गई। उसकी चाल में बेढंगापन था, जैसे उसने ऊंची एड़ी के चप्पल नए नए इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। गरारे की नशिस्त भी ठीक नहीं थी। सलवटों का गिराव भद्दा था। उसके अलावा सईद ने यह भी महसूस किया कि अदब आदाब से बिस्मिल्लाह महज कोरी है, लेकिन उसके गहरे सांवले चेहरे पर दो बड़ी बड़ी स्याह आंखें उदास होने के बावजूद किस कदर जज्बात अंगेज थीं। चंद ही मुलाकातों में ज़हीर से सईद के ताल्लुकात बहुत गहरे हो गए। ज़हीर बेहद सादा दिल था। इस खास चीज़ से सईद बहुत मुतासर हुआ था। उसकी किसी भी बात में बनावट नहीं होती थी। ख्याल जिस शक्ल में पैदा होता था सादा अल्फाज में तब्दील होकर उसकी ज़बान पर आ जाता था। खाने पीने और रहने सहने के मामले में भी वो सादगी पसंद था। जब भी सईद उसके यहाँ जाता, ज़हीर उसकी खातिर तवाज़ो करता। सईद ने उससे कई बार कहा कि तुम ये तकल्लुफ़ ना किया करो, मगर वो ना माना। वो अक्सर कहा करता, इसमें क्या तकल्लुफ़ है, आपका अपना घर है। सईद ने जब तकरीबन हर रोज़ ज़हीर के यहाँ जाना शुरू किया तो उसने सोचा कि यह बहुत बुरी बात है। वो मेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे अपना दोस्त समझता है, और मैं उससे सिर्फ इसलिए मिलता हूँ कि मुझे उसकी बीवी से दिलचस्पी हो गई है। ये बहुत बुरी बात है। उसके ज़मीर ने कई दफ़ा उसे टोका, मगर वो बराबर ज़हीर के यहाँ जाता रहा। बिस्मिल्लाह अक्सर आ जाती थी। शुरू शुरू में खामोश बैठी रहती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बातों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन गुफ्तगू के लिहाज से वो खाम थी। सईद को दुख होता था कि वो अच्छी बातें करना क्यों नहीं जानती। कई मरतबा ऐसा हुआ कि ज़हीर घर से बाहर था। सईद ने आवाज़ दी तो बिस्मिल्लाह बोली, बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर कुछ देर खड़ा रहा कि शायद वो उससे कहे अंदर आ जाइए, अभी आते हैं, मगर ऐसा ना हुआ। ज़हीर के फिल्म का चक्कर चल रहा था। उसका जिक्र करीब करीब हर रोज़ होता। ज़हीर कहता, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, हर एक चीज़ आराम से होगी और अपने वक्त पर होगी। सईद को ज़हीर के फिल्म से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको अगर दिलचस्पी थी तो बिस्मिल्लाह से, जिसकी बड़ी बड़ी उदास आंखों में वो कई बार गोते लगा चुका था, और उसकी ये दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसका एहसास उसके लिए बहुत तकलीफदेह था, क्योंकि ये खुली हुई बात थी कि वो अपने दोस्त ज़हीर की बीवी से जिस्मानी रिश्ता पैदा करने का ख्वाहां था। दिन गुजरते गए। ज़हीर के फिल्म का काम वहीं का वहीं था। सईद एक दिन उससे मिलने गया तो वो कहीं बाहर गया हुआ था। चलने ही वाला था कि बिस्मिल्लाह ने कहा, अंदर आ जाइए। वो कहीं दूर नहीं गए। सईद का दिल धड़कने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठ गया। बिस्मिल्लाह मेज़ के पास खड़ी थी।
सईद ने जुर्र से काम लेकर उससे कहा, बैठिए। बिस्मिल्लाह उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर खामोश रही। उसके बाद सईद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ज़हीर आए नहीं अभी तक। बिस्मिल्लाह ने मुख्तसर जवाब दिया, आ जाएंगे। थोड़ी देर फिर खामोशी रही। इसी दौरान में कई मरतबा सईद ने बिस्मिल्लाह की आंखों की तरफ देखा। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उठकर उनको चूमना शुरू कर दे, इस कदर चूमे कि उनकी सारी उदासी धुल जाए। मगर सईद ने इस ख्वाहिश पर काबू पाकर उससे कहा, आपको फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। बिस्मिल्लाह ने एक जमाई ली और जवाब दिया, है तो सही। सईद नासे बन गया। ये लाइन अच्छी नहीं, मेरा मतलब है बड़ी बदनाम है। इसके बाद उसने फिल्म लाइन की तमाम बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। ज़हीर को ख्याल आया तो उसने रुख बदल लिया। आपको शौक है तो खैर दूसरी बात है, करैक्टर मजबूत हो तो आदमी किसी भी लाइन में साबित कदम रह सकता है। फिर ज़हीर खुद अपना फिल्म बना रहा है, लेकिन आप किसी दूसरे के फिल्म में काम हरगिज़ ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाह खामोश रही। सईद को उसकी ये खामोशी बहुत बुरी मालूम हुई। पहली मर्तबा उसको तन्हाई में उससे मिलने का मौका मिला था, मगर वो बोलती ही नहीं थी। सईद ने एक दो मरतबा डरते डरते टोल लेने वाली निगाहों से उसे देखा, मगर कोई रद्द-ए-अमल पैदा ना हुआ। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ, अच्छा तो पान ही खिलाइए। बिस्मिल्लाह उठी। रेशमी कमीज के पीछे उसके सीने का नुमाया उभार हिला। सईद की निगाहों को धक्का सा लगा। बिस्मिल्लाह दूसरे कमरे में गई तो वो डर डर के तीखी तीखी बातें सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद वो पान लेकर आई और सईद के पास खड़ी हो गई। लीजिए। सईद ने शुक्रिया कहकर पान लिया तो उसकी उंगलियां बिस्मिल्लाह की उंगलियों से छुई। उसके सारे बदन में बरकी लहर दौड़ गई। इसके साथ ही ज़मीर का कांटा उसके दिल में चुभा। बिस्मिल्लाह सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसके गहरे सांवले चेहरे से सईद को कुछ पता नहीं चलता था। सईद ने सोचा कोई और औरत होती तो फौरन समझ जाती कि मैं उसे कन आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन शायद समझ गई हो, शायद ये भी समझी हो, कुछ समझ में नहीं आता। सईद का दिमाग बेहद मुस्तरब था। एक तरफ बिस्मिल्लाह का सताने वाला वजूद था, उसकी बड़ी बड़ी उदास आंखें, उसके सीने का नुमाया उभार, दूसरी तरफ ज़हीर का ख्याल, उसके ज़मीर का कांटा, सब अजीब उलझन में फंस गया था। बिस्मिल्लाह की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला था। इसका मतलब साफ था कि जो चीज़ सईद सोच रहा है नामुमकिन है, मगर वो फिर भी उसको इन्हीं निगाहों से देख रहा था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ, ज़हीर नहीं आए, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। बिस्मिल्लाह ने खिलाफ तवक्को कहा, नहीं नहीं, बैठिए, आप तो कोई बात ही नहीं करती। ये कहकर सईद उठा। बिस्मिल्लाह ने पूछा, चले? सईद ने उसकी तरफ टोल लेने वाली निगाहों से देखा। जी नहीं, बैठता हूँ, आपको अगर कोई एतराज़ ना हो। बिस्मिल्लाह ने एक जमाई ली, मुझे क्या एतराज़ होगा। बिस्मिल्लाह की आंखों में खुमार सा पैदा हो गया। सईद ने कहा, आपको शायद नींद आ रही है। जी हाँ, रात जागती रही। सईद ने ज़रा बेतकल्लफी से पूछा, क्यों? बिस्मिल्लाह ने एक और जमाई ली, कहीं बाहर गए हुए थे। सईद बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बिस्मिल्लाह सो गई। उसके सीने का नुमाया उभार रेशमी कमीज के पीछे सांस के जेरो बम से हौले हौले हिल रहा था। बड़ी बड़ी उदास आंखें अब बंद थीं। दायां बाजू एक तरफ ढलक गया था। आस्तीन ऊपर को उठ गई थी। सईद ने कहा, गहरे सांवले रंग की कलाई पर हिंदी के हरूफ खुदे हुए थे। इतने में ज़हीर आ गया। सईद उसकी आमद पर सटपटा सा गया। ज़हीर ने उससे हाथ मिलाया, अपनी बीवी बिस्मिल्लाह की तरफ देखा। अरे सो रही है। सईद ने कहा, मैं जा रहा था। कहने लगी, ज़हीर साहब अभी आ जाएंगे, आप बैठिए। मैं बैठा तो आप सो गई। ज़हीर हंसा। सईद भी हंसने लगा। भाई वाह, उठो उठो। ज़हीर ने बिस्मिल्लाह के सर पर हाथ फेरा। बिस्मिल्लाह ने एक लंबी आह भरी और अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखें खोल दी। उदासी के साथ साथ अब इनमें वीरानी सी भी थी। चलो चलो, उठो, एक ज़रूरी काम पर जाना है। बिस्मिल्लाह से यह कहकर ज़हीर सईद से मुखातिब हुआ, माफ़ कीजिएगा सईद साहब, मैं एक काम से जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। सईद चला गया। दूसरे रोज़ उसने ज़हीर के यहाँ जाने से पहले ये दुआ मांगी कि वो घर पर ना हो। वहाँ पहुँचा तो बाहर कई आदमी जमा थे। सईद को उनसे मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह ज़हीर की बीवी नहीं थी,
वो एक हिंदू लड़की थी जो फसादों में यहाँ रह गई थी। ज़हीर उससे पेशा कराता था। पुलिस अभी अभी उसे बरामद करके ले गई है। वो बड़ी बड़ी स्याह और उदास आंखें अब भी सईद का पीछा करती रहती हैं। नाजरीन, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना बिस्मिल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये अफसाना पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।